स्वागत है कहानियों के समुंदर में। यहाँ लहरें सिर्फ पानी की नहीं होती, यहाँ लहरें एहसासों की होती हैं जो धीरे धीरे आपके दिल तक पहुँचती हैं। अगर आज का दिन थोड़ा भारी रहा हो, अगर मन में कुछ अधूरी बातें, कुछ थकान या बेचैनी रह गई हो, तो बस लाइट हल्की कर लीजिए, आराम से लेट जाइए और अपनी सांसों को धीरे धीरे महसूस कीजिए। ये कहानी आपके साथ बैठेगी, आपकी उलझनों को थोड़ा हल्का करेगी और आपको एक शांत, सुरक्षित नींद तक धीरे धीरे ले जाएगी। अगर हमारी ये कहानियाँ आपके दिल को ज़रा सा भी सुकून देती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक लाइक और एक छोटा सा कमेंट हमें अगली रात की कहानी लाने की हिम्मत देता है। और हाँ, नीचे कमेंट में बस इतना लिख दीजिए, आप किस शहर या किस गांव से हमें सुन रहे हैं और इस वक्त वहां रात के कितने बज रहे हैं। ये जानकर अच्छा लगता है कि इस खामोश रात में आप कहीं हमारे साथ हैं। अब खुद को इस पल में छोड़ दीजिए, हर चिंता, हर बोझ इस कहानी के हवाले कर दीजिए। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सुबह की धुंध अभी पूरी तरह छंटी नहीं थी। गांव की गलियों में मिट्टी गीली थी, जैसे रात भर किसी ने उसे चुपचाप भिगो दिया हो। गौशाला के भीतर दो भारी सांसें एक ही लय में उठती गिरती थीं। सांसों से निकलती भाप ठंडी हवा में घुलकर धीरे धीरे गायब हो जाती थी, जैसे किसी पुराने विचार को भुलाने की कोशिश। हीरा और मोती वहां खड़े थे। उनके सींगों पर पिछली रात की ओस अब भी चमक रही थी। घंटी की हल्की सी आवाज हर सांस के साथ कांपती और फिर खामोशी में डूब जाती। ये खामोशी डर की नहीं थी, ये उस परिचय की खामोशी थी जो सालों साथ रहने से जन्म लेती है। बाहर से आती हल्की चरमराहट, किसी दरवाजे का खुलना, किसी परिचित कदम की आहट, इन सब में उनके कान अपने आप तन जाते थे। ये कोई असाधारण सुबह नहीं थी। काम होगा, हल चलेगा, मालिक की आवाज आएगी, दोपहर की धूप में सांस भारी होगी। लेकिन इसी साधारणपन में कुछ ऐसा छिपा था जिसे कोई शब्द नहीं दे सकता। जैसे मिट्टी के भीतर धीरे धीरे दरार बनती है और ऊपर से सब वैसा ही दिखता रहता है। हीरा ने सिर थोड़ा झुकाया, मोती ने पूंछ हिलाई। दोनों को कुछ महसूस हुआ, पर क्या, ये वे खुद भी नहीं जानते थे। हीरा और मोती जिस आंगन में पले थे, वहां मिट्टी अलग तरह की थी। वो सिर्फ पैरों के नीचे दबने वाली मिट्टी नहीं थी, उसमें पहचान थी। हर सुबह जब वे बाहर निकलते तो खुरों के नीचे वही जाना पहचाना स्पर्श मिलता जो बिना बोले भरोसा दे देता। उनका मालिक झूरी कोई बहुत अमीर आदमी नहीं था। उसकी कमीज पर अक्सर पुरानी सिलाइयों के निशान रहते और पगड़ी का कोना धूप में सफेद पड़ चुका था, पर उसके हाथों में एक लय थी। जब वो हीरा की गर्दन पर सहलाता तो उंगलियां कहीं जल्दी में नहीं होती। मोती के माथे पर हाथ रखते समय उसके कंधे अपने आप झुक जाते। ये सहलाना दुलार से ज्यादा स्वीकृति जैसा था। काम यहां भी होता था। हल भारी था, गर्मियों में सांसें जलती थीं और खेत की मिट्टी कभी कभी खुरों के बीच चुभ जाती थी। पर हर काम के बीच एक रुकावट होती थी, पानी का समय, छाया का एक टुकड़ा और कभी कभी बस खड़े होकर सांस लेने की अनुमति। झूरी की आवाज ऊंची नहीं होती थी, वो नाम लेकर बुलाता, हीरा, मोती। इन नामों में आदेश नहीं, अपनापन होता था। शाम को जब काम खत्म होता तो वो दोनों को खुले हाथ से भूसा डालता। अगर भूसा कम होता तो वो खुद कम खा लेता। हीरा ये सब समझता नहीं था, पर महसूस जरूर करता था। मोती भी शब्दों में नहीं सोचता था, पर उसके भीतर एक स्थिरता रहती थी। रात को जब वे जुगाली करते तो बाहर से आती झूरी के बच्चों की हंसी कभी कभी उनके कानों में पड़ती। वो हंसी तेज नहीं होती थी, पर लगातार रहती थी, जैसे किसी दीपक की लौ। समय ऐसे ही बहता रहा। दिन, मौसम, फसलें बदलती रहीं, पर आंगन का भाव नहीं बदला। फिर एक दिन झूरी देर तक आंगन में बैठा रहा। उसकी पगड़ी हाथ में थी और आंखें जमीन पर टिकी हुई थीं।
हीरा ने खुर पटक कर अपनी मौजूदगी जताई। मोती ने गर्दन बढ़ाई। झूरी ने दोनों को देखा, पर उस नज़र में आज कुछ अटका हुआ था। उस रात भूसा थोड़ा कम था, पानी देर से मिला। कोई डांट नहीं पड़ी, पर आवाज़ भी नहीं आई। ये कोई बड़ा बदलाव नहीं था, बस लय थोड़ी टूट गई थी। अगले दिनों में झूरी ज्यादा चुप रहने लगा। खेत वही थे, हल वही था, पर उसके कदमों में वो भरोसा नहीं रहा जो पहले बिना बोले चलता था। हीरा ने कई बार काम के बीच सिर घुमाकर देखा। मोती ने भी सांस रोककर आसपास की हवा सूंघी। कुछ बदल रहा था, पर अभी उसका नाम नहीं था। एक शाम झूरी ने दोनों के पास बैठकर देर तक उनकी पीठ थपथपाई। ये थपथपाना आज थोड़ा भारी था, जैसे हाथ कुछ कहना चाहता हो और कह नहीं पा रहा हो। आसमान में लालिमा ज्यादा देर तक टिकी रही। गांव की आवाजें धीरे धीरे थम गईं। उस रात हीरा को नींद देर से आई। मोती बार बार करवट बदलता रहा। अपनापन अभी था, पर उसके भीतर एक अनजानी शंका धीरे धीरे सांस लेने लगी, और यही शंका अगली सुबह के साथ और स्पष्ट होने वाली थी। अगली सुबह आंगन में हलचल कुछ अलग थी। वो हलचल तेज नहीं थी, नहीं अव्यवस्थित, बस परिचित नहीं थी। हीरा ने आंखें खोली तो देखा कि झूरी पहले ही उठ चुका था। आमतौर पर वो पहले चूल्हे की ओर जाता, फिर धीरे धीरे गौशाला तक आता, लेकिन आज वो सीधे वहीं खड़ा था, बिना किसी आवाज के। मोती ने भी गर्दन उठाई। दोनों ने एक साथ सांस ली। हवा में वही गंध थी, मिट्टी, भूसा, रात की ठंडक, पर कुछ और भी था जो दिखाई नहीं देता, पर भीतर अटक जाता है। झूरी ने रस्सियां निकाली। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, पर उनमें वो सहजता भी नहीं थी जो रोज होती थी। रस्सी बांधते समय उसकी उंगलियां जरा कस गईं। आज खेत की ओर नहीं जाना था। ये बात किसी ने कही नहीं, पर हीरा और मोती दोनों समझ गए। गांव के रास्ते पर चलते समय उनके खुरों की आवाज थोड़ी ज्यादा साफ सुनाई दे रही थी, जैसे रास्ता भी उनसे कुछ पूछ रहा हो। झूरी आगे आगे चल रहा था, उसके पीछे हीरा और मोती एक ही लय में, पर आज वो लय कहीं टिक नहीं रही थी। गांव की कुछ आंखें उन पर ठहर गईं, कुछ ने सिर हिलाया, कुछ ने नजर फेर ली, किसी ने कुछ कहा नहीं। चौपाल के पास एक आदमी खड़ा था, मजबूत शरीर, तेज निगाहें। उसके हाथ में दूसरी रस्सी थी। झूरी वहां रुका। हीरा ने पहली बार पीछे मुड़कर आंगन की दिशा में देखा। मोती ने भी कान खड़े कर लिए। झूरी ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखें नम नहीं थी, पर उनमें थकान थी, जैसे कोई आदमी बहुत देर तक अपने मन को समझाता रहा हो। बातें हुई, आवाजें धीमी थीं, शब्द हवा में घुल गए। रस्सियां बदलीं। ये बदलाव तेज नहीं था, कोई खींचातानी नहीं, कोई शोर नहीं, बस हाथ बदल गए। हीरा को नई हथेली का स्पर्श तुरंत महसूस हुआ। वो हाथ सख्त था, पर निर्दयी नहीं, बस अनजान। मोती ने हल्का सा झटका दिया, पर रस्सी अब झूरी के हाथ में नहीं थी। झूरी ने एक कदम पीछे हटकर उन्हें देखा। कुछ पल उसने जैसे कुछ कहना चाहा, फिर पगड़ी ठीक की और मुड़ गया। उसका जाना तेज नहीं था, पर सीधा था। हीरा और मोती उसे जाते देखते रहे, जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गया। नया आदमी अब आगे बढ़ा। रास्ता बदल गया। गांव की वही पगडंडी, पर हर मोड़ अनजाना लगने लगा। पेड़ वही थे, पर उनकी छाया पहले जैसी नहीं थी। दोपहर की धूप ज्यादा तीखी लग रही थी। पानी की गंध अब दूर थी। नया आंगन छोटा था, गौशाला तंग थी, हवा कम घूमती थी। भूसा सामने डाला गया, मात्रा कम नहीं थी, पर हाथ में वो अपनापन नहीं था जो हर दाने में झलकता था। हीरा ने धीरे धीरे मुंह बढ़ाया। मोती ने भी भूसा उठाया। भूख थी, पर खाते समय दोनों की सांसें अजीब तरह से रुक रुक कर चल रही थीं, जैसे पेट और मन एक साथ सहमत न हो। शाम को काम कराया गया। हल अलग था, मिट्टी सख्त थी, आवाजें ज्यादा तेज थीं। नया आदमी नाम नहीं लेता था, वो इशारों से चलाता था। रस्सी खिंचती थी। हीरा ने पहली बार काम के बीच रुकने की कोशिश की। रस्सी जरा कस गई। मोती ने सिर घुमाया, कोई जवाब नहीं मिला। रात को गौशाला में नींद जल्दी आ गई, थकान की नींद, पर सपने टूटे फूटे थे। आंगन की मिट्टी, झूरी की आवाज, खुला आसमान, सब एक साथ भीतर घूमते रहे। सुबह फिर वही क्रम, काम, रस्सी, आवाजें। दिन बीतने लगे।
भूसा मिलता रहा, पानी भी, पर भीतर कुछ सूखता गया। हीरा ने एक दिन खुर ठीक से नहीं उठाया। मोती ने हल्का सा विरोध किया। नया आदमी रुका, उसने दोनों को देखा। उस नज़र में गुस्सा नहीं था, बस एक सवाल था, क्यों? पर इस सवाल का जवाब उनके पास शब्दों में नहीं था, सिर्फ स्मृतियां थीं, और वे धीरे धीरे और भारी होती जा रही थीं। उस रात आसमान में लालिमा ज्यादा देर तक टिकी रही। गांव की आवाजें धीरे धीरे थम गईं। उस रात हीरा को नींद देर से आई। मोती बार बार करवट बदलता रहा। अपनापन अभी था, पर उसके भीतर एक अनजानी शंका धीरे धीरे सांस लेने लगी, और यही शंका अगली सुबह के साथ और स्पष्ट होने वाली थी। अगली सुबह आंगन में हलचल कुछ अलग थी। वो हलचल तेज नहीं थी, न ही अव्यवस्थित, बस परिचित नहीं थी। हीरा ने आंखें खोली तो देखा कि झूरी पहले ही उठ चुका था। आमतौर पर वो पहले चूल्हे की ओर जाता, फिर धीरे धीरे गौशाला तक आता, लेकिन आज वो सीधे वहीं खड़ा था, बिना किसी आवाज के। मोती ने भी गर्दन उठाई। दोनों ने एक साथ सांस ली। हवा में वही गंध थी, मिट्टी, भूसा, रात की ठंडक, पर कुछ और भी था जो दिखाई नहीं देता, पर भीतर अटक जाता है। हीरा ने रस्सियां निकाली। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, पर उनमें वो सहजता भी नहीं थी जो रोज होती थी। रस्सी बांधते समय उसकी उंगलियां जरा कस गईं। आज खेत की ओर नहीं जाना था। ये बात किसी ने कही नहीं, पर हीरा और मोती दोनों समझ गए। गांव के रास्ते पर चलते समय उनके खुरों की आवाज थोड़ी ज्यादा साफ सुनाई दे रही थी, जैसे रास्ता भी उनसे कुछ पूछ रहा हो। झूरी आगे आगे चल रहा था, उसके पीछे हीरा और मोती एक ही लय में, पर आज वो लय कहीं टिक नहीं रही थी। गांव की कुछ आंखें उन पर ठहर गईं। कुछ ने सिर हिलाया, कुछ ने नजर फेर ली। किसी ने कुछ कहा नहीं। चौपाल के पास एक आदमी खड़ा था, मजबूत शरीर, तेज निगाहें। उसके हाथ में दूसरी रस्सी थी। झूरी वहां रुका। हीरा ने पहली बार पीछे मुड़कर आंगन की दिशा में देखा। मोती ने भी कान खड़े कर लिए। झूरी ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखें नम नहीं थीं, पर उनमें थकान थी, जैसे कोई आदमी बहुत देर तक अपने मन को समझाता रहा हो। बातें हुई, आवाजें धीमी थीं, शब्द हवा में घुल गए, रस्सियां बदलीं। ये बदलाव तेज नहीं था, कोई खींचातानी नहीं, कोई शोर नहीं, बस हाथ बदल गए। हीरा को नई हथेली का स्पर्श तुरंत महसूस हुआ। वो हाथ सख्त था, पर निर्दयी नहीं, बस अनजान। मोती ने हल्का सा झटका दिया, पर रस्सी अब झूली के हाथ में नहीं थी। झूरी ने एक कदम पीछे हटकर उन्हें देखा। कुछ पल उसने जैसे कुछ कहना चाहा, फिर पगड़ी ठीक की और मुड़ गया। उसका जाना तेज नहीं था, पर सीधा था। हीरा और मोती उसे जाते देखते रहे, जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गया। नया आदमी अब आगे बढ़ा। रास्ता बदल गया। गांव की वही पगडंडी, पर हर मोड़ अनजाना लगने लगा। पेड़ वही थे, पर उनकी छाया पहली जैसी नहीं थी। दोपहर की धूप ज्यादा तीखी लग रही थी। पानी की गंध अब दूर थी। नया आंगन छोटा था, गौशाला तंग थी, हवा कम घूमती थी। भूसा सामने डाला गया, मात्रा कम नहीं थी, पर हाथ में वो अपनापन नहीं था जो पहले हर दाने में झलकता था। हीरा ने धीरे धीरे मुंह बढ़ाया। मोती ने भी भूसा उठाया। भूख थी, पर खाते समय दोनों की सांसें अजीब तरह से रुक रुक कर चल रही थी, जैसे पेट और मन एक साथ सहमत ना हो। शाम को काम कराया गया। हल अलग था, मिट्टी सख्त थी, आवाजें ज्यादा तेज थीं। नया आदमी नाम नहीं लेता था, वो इशारों से चलाता था, रस्सी खींचती थी। हीरा ने पहली बार काम के बीच रुकने की कोशिश की। रस्सी जरा कस गई। मोती ने सिर घुमाया। कोई जवाब नहीं मिला। रात को गौशाला में नींद जल्दी आ गई, थकान की नींद, पर सपने टूटे फूटे थे। आंगन की मिट्टी, झूरी की आवाज, खुला आसमान, सब एक साथ भीतर घूमते रहे। सुबह फिर वही क्रम, काम, रस्सी, आवाजें। दिन बीतने लगे। भूसा मिलता रहा, पानी भी, पर भीतर कुछ सूखता गया। हीरा ने एक दिन खुर ठीक से नहीं उठाया। मोती ने हल्का सा विरोध किया। नया आदमी रुका। उसने दोनों को देखा। उस नज़र में गुस्सा नहीं था, बस एक सवाल था, क्यों? पर इस सवाल का जवाब उनके पास शब्दों में नहीं था, सिर्फ स्मृतियां थीं, और वे धीरे धीरे और भारी होती जा रही थीं। उस रात आसमान में बादल थे, हवा ठंडी थी। हीरा ने लंबी सांस ली। मोती ने खुर जमीन पर टिकाए। दोनों चुप थे,
पर भीतर कुछ इकट्ठा हो रहा था। ये अभी विद्रोह नहीं था, बस एक ठहराव था, एक याद। और यही याद आने वाले दिनों में उनके हर कदम को धीरे धीरे बदलने वाली थी। नए आंगन में दिन एक जैसे नहीं बीतते थे, पर उनका बोझ हर दिन थोड़ा बढ़ जाता था। सुबह यहां भी जल्दी होती थी, पर उस जल्दी में कोई अपनापन नहीं था। अंधेरे में ही रस्सियां खिंचती और आंखें पूरी खुलने से पहले देह को काम के लिए खड़ा कर दिया जाता। हीरा ने जल्दी समझ लिया कि यहाँ समय को महसूस करने की फुर्सत नहीं है। यहाँ सुबह का मतलब था चलना, दोपहर का मतलब खींचना, शाम का मतलब थक कर लौट आना। बीच के पलों में सांस लेने की इजाजत कहीं लिखी नहीं थी। मोती का शरीर भारी था, पर उसका मन हमेशा से थोड़ा धीमा था। वो हर चीज को पूरा महसूस करके आगे बढ़ता था। यहाँ ये आदत उसके लिए बोझ बन गई। हल जब पहली बार कच्ची जमीन से टकराया तो मिट्टी ने खुरों को कसकर पकड़ लिया। हीरा ने जोर लगाया, मोती ने भी। हल चला, पर उनकी सांस एक साथ नहीं चली। नया आदमी पीछे खड़ा था। उसकी आवाज अब ऊंची नहीं थी, पर तीखी हो गई थी। वो नाम नहीं पुकारता था, वो संकेत देता था। रस्सी अब केवल दिशा बताने का साधन नहीं थी, वो गति तय करने लगी थी। दिन के बीच पानी मिलता था, पर जल्दी जल्दी, जैसे कोई काम बीच में रुक गया हो। हीरा जब मुंह उठाकर आसपास देखता तो उसे लगता कि यह जमीन उसकी नहीं है। पेड़ों की छाया अजनबी थी, हवा में पहचान की गंध नहीं थी। मोती कई बार काम के बीच थोड़ा रुक जाता, उसके खुर जमीन में गहरे धंस जाते। वो हिलता नहीं, पर गिरता भी नहीं। ये उसका तरीका था खुद को संभालने का। नया आदमी शुरू में रुक जाता, फिर रस्सी खिंचती। कोई मार नहीं थी, पर खिंचाव हर बार थोड़ा ज्यादा होता। शाम को जब वे लौटते तो गौशाला की हवा दिन की गर्मी से भरी होती। दीवारें नजदीक लगती, आकाश एक चौकोर टुकड़ा बनकर ऊपर अटक जाता। यहाँ रातें जल्दी उतरती थी और नींद जल्दी आती थी, थकान की नींद। पर सपनों में झूरी का आंगन बार बार लौटता। खुली जगह, धीमी आवाजें और बिना खिंचाव की चलती रस्सी। हीरा अक्सर पैर नींद में हिला देता। मोती धीरे से सांस बदलता। एक रात बारिश हुई, छट टपकी, पानी की बूंदें पीठ भर गिरी। पुराने आंगन में बारिश का मतलब काम से छुट्टी नहीं था, पर वहां पेड़ों के नीचे थोड़ा रुकने की जगह होती थी। यहां बारिश में भी हल चला। मिट्टी और भारी हो गई, खुर फिसलने लगे। मोती एक बार जरा सा लड़खड़ाया, हल आगे बढ़ गया। उसका कंधा अजीब तरह से मुड़ गया। वो गिरा नहीं, पर उस दिन के बाद उसकी चाल में हल्की सी खिंचाव आ गई। हीरा ने कई बार अपनी चाल मोती के साथ मिलाने की कोशिश की, पर रस्सी दोनों को एक ही गति में बांध देती थी। अब उनका तालमेल पहले जैसा नहीं बैठता था। दिनों के साथ नया आदमी उनकी आदतों को समझने लगा। वो जान गया कि ये दोनों अचानक नहीं टूटते, धीरे धीरे थकते हैं। वो भी धीरे धीरे और काम लेने लगा। एक दिन दोपहर देर तक काम चला। धूप सिर पर थी, पानी नहीं मिला। हीरा ने सांस रोककर थोड़ा रुकने की कोशिश की। मोती ने अपने कंधे का भार उस पर छोड़ दिया। हल रुक गया। नया आदमी आगे आया। उसकी आंखों में झुंझलाहट थी, पर हैरानी भी। उसने रस्सी थोड़ी ढीली की और पानी लाया। ये क्षण छोटा था, पर हीरा ने इसे याद रखा। मोती ने भी। उसे लगा कि यहाँ सब कुछ पूरी तरह पत्थर नहीं है, पर यह भ्रम ज्यादा देर नहीं रहा। अगले ही दिन काम और बढ़ गया। शाम को भूसा मिला। मात्रा वही थी, पर खाने में अब मन नहीं लगता था। मोती कई बार भूसा छोड़ देता। हीरा उसे हल्के से धक्का देता, जैसे कह रहा हो खाना जरूरी है। मोती खाता, पर धीरे। गांव के बच्चे कभी कभी गौशाला के पास आ जाते। वे दूर से देखते। किसी ने पत्थर नहीं फेंका, किसी ने चिढ़ाया नहीं, बस देखा। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी, पर अपनापन नहीं। ये देखना हीरा को अजीब लगता। झूरी के घर के बच्चे देखते नहीं थे, वे रहते थे। यहाँ वे सिर्फ मौजूद थे। एक शाम आसमान बहुत साफ था, तारे चमक रहे थे। हीरा ने आकाश की ओर देखा। मोती ने सिर झुकाकर खुर जमीन में टिकाए। इस जगह पर तारे भी दूर लगते थे। विस्थापन अब केवल जगह का नहीं रहा, ये देह के भीतर उतरने लगा था। पर अभी पूरी तरह नहीं। अभी भी कहीं भीतर एक स्मृति धीरे धीरे अपने लिए जगह बना रही थी। और वही स्मृति अगले दिनों में उनके हर रुकने, हर खिंचने और हर चुप्पी को अर्थ देने वाली थी। दिन अब गिने नहीं जाते थे, वे बस बीतते थे, एक के ऊपर एक रखे हुए भारी पत्थरों की तरह। सुबह की हवा में अब ताजगी नहीं होती थी। वो सीधे देह पर गिरती, जैसे याद दिला रही हो कि आज भी वही दोहराव है। मोती की चाल अब साफ बदल चुकी थी।
उसके अगले पैर हल्के से बाहर की ओर मुड़ते और हर तीसरे चौथे कदम पर उसकी सांस अंदर ही अटक जाती। हीरा ये देखता था और हर बार अपनी गति थोड़ी कम कर देता, पर रस्सी दोनों के बीच बराबरी नहीं चाहती थी। हल चलता, मिट्टी पलटती, दिन चढ़ता। नया आदमी अब ज्यादा कुछ नहीं कहता था। वो आदेश नहीं देता था, बस अपेक्षा रखता था, और यही अपेक्षा सबसे भारी होती है। एक दोपहर जब धूप सिर के ठीक ऊपर थी, मोती अचानक रुक गया। उसके खुर जमीन में गहरे धंस गए, उसकी गर्दन नीचे झुक गई। हल एक झटके से रुक गया। हीरा ने पूरा जोर लगाया, पर मोती हिला नहीं। कुछ पल ऐसे बीते जिनमें कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ धूप, मिट्टी और रुकी हुई सांसें। नया आदमी आगे आया। उसकी आंखों में कठोर नहीं थी, पर उसमें चिंता भी नहीं थी। उसने रस्सी हल्का सा खींचा। मोती ने सिर उठाने की कोशिश की, पर शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। हीरा ने अपने कंधे का भार और आगे झोंक दिया। उसकी गर्दन की नसें उभर आईं। हल थोड़ा सा हिला, पर मोती अब भी जड़ था। नया आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर उसने रस्सी ढींची की। यह पहला मौका था जब आदेश पूरी तरह वापस लिया गया। मोती वहीं खड़ा रहा। उसकी सांस तेज थी, आंखें आधी बंद थी। हीरा ने अपनी नाक उसके कंधे से लगाई। ये सहारा नहीं था, बस याद दिलाना था, मैं हूं। कुछ देर बाद मोती ने एक कदम आगे रखा, फिर दूसरा। हल फिर चल पड़ा। उस दिन काम जल्दी खत्म हुआ। ये कोई दया नहीं थी, बस एक गणना थी। अगर आज टूट गया तो कल कुछ नहीं बचेगा। शाम को भूसा दिया गया। मोती ने पहले मुंह नहीं बढ़ाया। हीरा ने धीरे से अपना मुंह भूसे के पास ले जाकर खाना शुरू किया। कुछ पल बाद मोती ने भी मुंह बढ़ाया, धीरे, बहुत धीरे। उस रात नींद नहीं आई। दोनों जागते रहे। गौशाला के बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज दूर से आती रही, कभी कभी किसी बैलगाड़ी की चरमराहट। मोती को झूरी का आंगन बहुत साफ दिखाई दे रहा था, वो जगह जहां काम के बाद रस्सी अपने आप ढीली हो जाती थी। हीरा को वो दिन याद आया जब झूरी ने खुद हल खींचकर उन्हें आराम दिया था। ये स्मृतियां अब सिर्फ यादें नहीं थी, वे तुलना बन गई थी, और तुलना धीरे धीरे असहमति में बदलने लगी। अगले दिनों में मोती कई बार काम के बीच रुकने लगा, कभी सांस के बहाने, कभी मिट्टी के बहाने। ये रुकना अचानक नहीं होता था। वो पहले कदम छोटा करता, फिर रफ्तार घटाता और अंत में ठहर जाता। हीरा हर बार उसके साथ खड़ा रहता। नया आदमी अब समझ गया था कि यह संयोग नहीं है। एक शाम उसने दोनों को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में पहली बार झुंझलाहट से ज्यादा अस्वीकार था। उसने रस्सी कस दी, कोई मार नहीं, बस कसाव। हल चल पड़ा। मोती चला, पर उसके भीतर कुछ टूट गया। उस रात उसने बहुत कम खाया, पानी भी बस होंठ भिगोने जितना। हीरा ने अपना हिस्सा उसके सामने छोड़ दिया। मोती ने नजर उठाई, फिर खा लिया। ये साझेदारी अब सिर्फ काम की नहीं रही थी, ये सहनशीलता की साझेदारी थी। दिनों के साथ नया आदमी और सख्त नहीं हुआ, पर और उदासीन हो गया। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि वे कैसे चलते हैं, बस इतना कि हल चलता रहे। और यही सबसे बड़ा फर्क था पुराने और नए के बीच। एक शाम जब आसमान गुलाबी था, मोती फिर रुका। इस बार वो ज्यादा देर तक नहीं रुका, बस इतना कि नया आदमी रुक कर देखे। उसने देखा, कुछ नहीं कहा, बस रस्सी को थोड़ा ढीला छोड़ दिया और खुद पीछे हट गया। हीरा और मोती कुछ पल वैसे ही खड़े रहे। ये क्षण न जीत था न हार, बस एक स्वीकार था कि सब कुछ आदेश से नहीं चलता। उस रात हवा ठंडी थी, गौशाला की छत शांत थी। मोती ने पहली बार सांस थोड़ी हल्की ली। हीरा ने आकाश की ओर देखा। तारे अब भी दूर थे, पर उतने नहीं। विस्थापन अब स्थायी हो चुका था, पर उसके भीतर एक नया भाव जन्म ले रहा था। ये विद्रोह नहीं था, ये समझ थी, और ये समझ स्मृति के साथ मिलकर कुछ ऐसा बनने वाली थी जिसे अब रोका नहीं जा सकता था। स्मृतियां हमेशा अचानक नहीं आती। वे पहले हवा में तैरती हैं, फिर धीरे धीरे देह के भीतर उतरती हैं। मोती की चाल अब स्थिर नहीं थी। उसके शरीर में एक पुराना दर्द अपनी जगह बना चुका था। वो दर्द तेज नहीं था, पर लगातार था, हर कदम के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराता हुआ। हीरा ने इसे सबसे पहले महसूस किया। वो हर सुबह काम शुरू होने से पहले मोती की ओर देखता। उस नज़र में चिंता नहीं, सिर्फ सावधानी होती। अब वो हल खींचने से पहले थोड़ा रुकता। ये रुकना जानबूझकर नहीं था, बस अपने आप हो जाता था। नया आदमी इसे देखता। वो कुछ कहता नहीं, पर उसके कदम और तेज हो जाते। खेत बदलते रहे, कभी गीली मिट्टी, कभी सूखी, कभी ढलान, कभी समतल जमीन। हर जमीन हीरा और मोती के भीतर कुछ अलग जगह देती। गीली मिट्टी में मोती को पुराने आंगन की याद आती।
जहां बारिश के बाद खुर धंसते थे पर कोई जल्दी नहीं होती थी। सूखी जमीन में हीरा को झुरी की आवाज सुनाई देती, धीमी, जैसे हवा में घुली हुई। ये आवाजें अब बाहर नहीं थीं, पर भीतर और साफ हो गई थीं। एक दिन काम के बीच हीरा अचानक रुक गया। ये रुकना मोती की वजह से नहीं था, ये उसका अपना था। हल रुक गया। नया आदमी पीछे से आगे आया। उसने रस्सी की ओर देखा, फिर हीरा की गर्दन की ओर। हीरा हिला नहीं। उसकी सांस गहरी थी, आंखें खुली थीं। ये पहली बार था जब हीरा खुद रुका था। कुछ पल ऐसे बीते जिनमें कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ खेत, धूप और दो देहें जो खींचने से इनकार कर रही थीं। नए आदमी ने रस्सी खींची, हल्का सा। हीरा ने कदम आगे नहीं बढ़ाया। मोती हीरा के साथ खड़ा रहा। ये कोई योजना नहीं थी, बस एक साथ खड़े रहने का निर्णय था। नया आदमी कुछ देर उन दोनों को देखता रहा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस असमंजस था। आखिरकार उसने रस्सी ढीली की, हल फिर चला, पर उस दिन काम की गति बदल चुकी थी। शाम को गौशाला में दोनों देर तक खड़े रहे। लेटने का मन नहीं हुआ। हवा धीरे धीरे अंदर घुस रही थी। आसमान आज थोड़ा खुला लग रहा था। मोती ने खुर से मिट्टी कुरेद दी। ये आदत उसे पुराने दिनों से थी। हीरा ने उस आवाज को सुना। वो आवाज उसके भीतर कुछ जगा गई। रात को नींद में हीरा ने खुद को पुराने खेत में देखा, जहां हल हल्का था और आवाज नाम लेकर बुलाती थी। मोती ने उसी रात अपने कंधे का दर्द महसूस नहीं किया। सपने में वो बिना रस्सी चल रहा था। सुबह फिर वही क्रम, पर भीतर कुछ बदला हुआ था। अब रुकना सिर्फ थकान नहीं था, ये याद का असर था। नया आदमी इसे समझ नहीं पा रहा था। वो काम देखता था, भीतर की गति नहीं। एक दोपहर जब धूप थोड़ी नरम थी, हीरा और मोती फिर एक साथ रुक गए। इस बार नया आदमी झुंझलाया नहीं, वो बैठ गया। ये दृश्य अजीब था। एक आदमी मिट्टी पर बैठा और दो बैल खड़े। कुछ देर बाद वो उठा और उसने काम बंद कर दिया। ये कोई जीत नहीं थी, बस एक विराम था। उस शाम मोती ने भूसा ठीक से खाया। हीरा ने पानी ज्यादा पिया। स्मृतियां अब सिर्फ याद नहीं, वे दिशा बन रही थीं। वे ये नहीं कहती थीं कि क्या करना है, बस ये बताती थीं कि क्या नहीं करना है। और यही मौन प्रतिरोध की शुरुआत थी। ये प्रतिरोध ना तो तेज था, ना ही दिखावटी। ये धीरे धीरे देह में उतरता हुआ एक निर्णय था। अभी इसका नाम नहीं था, पर इसकी जड़ गहरी हो चुकी थी। और आने वाले समय में यही स्मृति हर ठहराव को और स्पष्ट और अर्थपूर्ण बनाने वाली थी। मौन का अपना एक वजन होता है। वो दिखाई नहीं देता, पर जहां टिक जाए वहां हर हरकत को धीमा कर देता है। अब हीरा और मोती काम से पहले एक दूसरे को देख लेते थे। ये देखना सहमति नहीं था, बस पहचान थी कि आज देह कैसी है और मन कहाँ अटका है। नया आदमी इसे समझ नहीं पाता था। वो इसे सुस्ती समझता या मौसम का असर। पर हर दिन जब हल उसी जगह थोड़ी देर रुकता, तो उसके भीतर एक असहजता जगने लगी। खेत की मेड़ के पास एक नीम का पेड़ था। दोपहर के समय उसकी छाया थोड़ी सी जमीन पर गिरती। पहले ये छाया काम के बीच कोई मायने नहीं रखती थी। अब हीरा और मोती अक्सर वहीं आकर अपनी गति अपने आप कम कर लेते। ये कोई तय जगह नहीं थी, बस एक बिंदु था जहां स्मृति देह से मिलती थी। मोती वहां पहुंचते ही हल्का सा सिर झुका देता। उसकी सांस थोड़ी गहरी हो जाती। हीरा अपनी चाल और धीमी कर देता। हल रुक जाता। नया आदमी अब इसे देखने लगा था। वो समझने की कोशिश नहीं करता था, पर देखता था। उसने 2 बार उस जगह काम ज्यादा कराया। हल खींचा गया, मिट्टी पलटी, पर अगली बार हीरा और मोती फिर वहीं रुक गए। ये टकराव नहीं था, बस एक दोहराव था। धीरे धीरे नया आदमी उस जगह काम कम कराने लगा। वो इसे अपने हिसाब से समझाने लगा। यहाँ जमीन भारी है, पर असल वजह वो नहीं जानता था। एक शाम गौशाला के पास एक बूढ़ा आदमी आया। वो कुछ देर हीरा और मोती को देखता रहा, फिर नए आदमी से धीमी आवाज में कुछ कहा। नया आदमी चुप रहा। उसने सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में स्वीकृति नहीं थी, बस सुन लेने की औपचारिकता थी। उस रात काम थोड़ा कम हुआ। भूसा समय पर मिला। ये बदलाव छोटा था, पर हीरा ने इसे महसूस किया। मोती ने भी। वे जानते थे कि ये स्थायी नहीं है,
पर यह संकेत था कि उनका मौन पूरी तरह अनसुना नहीं है। दिन बीतते गए, मौसम बदला, हवा में ठंडक बढ़ने लगी। मोती का दर्द पूरी तरह गया नहीं, पर अब वो उसे पहले की तरह तोड़ता नहीं था, जैसे शरीर उस दर्द के साथ चलना सीख गया हो। हीरा अब ज्यादा नहीं रुकता था। वो जान गया था कि हर ठहराव जरूरी नहीं, कुछ ठहराव सिर्फ स्मृति के लिए होते हैं। नया आदमी भी बदल रहा था, नर्म नहीं पर सावधान। वो अब रस्सी इतनी कसकर नहीं खींचता था। ये कोई दया नहीं थी, बस अनुभव था। एक दिन शाम को काम जल्दी खत्म हुआ। आसमान धूसर था, हवा में नमी थी। गौशाला में दोनों ने खड़े खड़े काफी देर सांस ली। मोती ने धीरे से अपना सिर हीरा के कंधे से टिका दिया। ये सहारा कमजोरी का नहीं था, बस एक स्वीकार था कि साथ होना अब भी सबसे बड़ा बल है। उस रात सपने कम आए, और जो आए वे टूटे नहीं थे। सुबह फिर वही दिनचर्या, पर अब हर दिन एक सा नहीं लगता था। मौन प्रतिरोध अब स्थिर हो चुका था। वो बढ़ नहीं रहा था, पर मिट भी नहीं रहा था। ये किसी जीत की कहानी नहीं थी, ये टिके रहने की कहानी थी। और टिके रहना कभी कभी सबसे गहरा विरोध होता है। नया आदमी इसे कभी नाम नहीं देगा, वो इसे बस एक आदत मानेगा। पर हीरा और मोती जानते थे कि ये आदत स्मृति से जन्मी है, और स्मृति अब भी उनके भीतर जीवित है। ये स्मृति उन्हें कहीं वापस नहीं ले जाएगी, पर यह तय करेगी कि वे कितना झुकेंगे और कहाँ रुकेंगे। रात को जब हवा गौशाला की दीवारों से टकराकर धीरे धीरे अंदर आती, तो हीरा आंखें बंद कर लेता, मोती लंबी सांस लेता। दोनों जानते थे कि आगे और थकान है और सीमाएं हैं, पर अब उनके भीतर एक साफ रेखा थी। उस रेखा के उस पार वे नहीं जाते, और यही रेखा आने वाले समय में उनके अंत को निर्धारित नहीं करेगी, पर उसके अर्थ को जरूर बदल देगी। थकान अब किसी एक दिन की नहीं रही थी, वो जमा होकर देह का स्वभाव बन चुकी थी। सुबह जब रस्सी बंधती तो हीरा को लगता कि उसका शरीर खुद को तैयार करने में एक पल ज्यादा ले रहा है। मोती की सांस अब पहले से गहरी नहीं होती थी, पर लंबी जरूर हो गई थी, जैसे हर सांस पूरी सावधानी से ली जा रही हो। नया आदमी अब जल्दी नहीं करता था। यह बदलाव दया से नहीं आया था, यह समय की सीख थी कि ज्यादा कसाव काम नहीं बढ़ाता, सिर्फ टूटन लाता है। खेत वही थे, मिट्टी वही, पर हीरा और मोती अब उन्हें पहले की तरह पूरा नहीं देख पाते थे। नजर जमीन पर रहती, दृष्टि भीतर। मोती के कंधे का दर्द अब उसके चलने में एक स्थायी मोड़ ले चुका था। वो चलता था, पर हर कदम पहले से तय किया हुआ लगता। हीरा अब ज्यादा आगे नहीं झुकता था। वो जान गया था कि जोर असीम नहीं होता। ये समझ धीरे धीरे नए आदमी तक भी पहुंची। वो अब हल्का हल चुनता और कभी कभी काम बीच में रोक देता, पर शरीर समझ को हमेशा मान नहीं देता। एक दिन जब मौसम कुछ ज्यादा ही नम था, मिट्टी चिपचिपी हो गई। हल जमीन से अलग नहीं होना चाहता था। हीरा ने जोर लगाया, मोती ने साथ दिया, पर इस बार उसका पैर जरा सा फिसला। वो गिरा नहीं, पर संभलते समय उसके कंधे से एक गहरी आह निकल गई। आवाज नहीं, सिर्फ सांस। हल रुक गया। नया आदमी दौड़ कर आया। उसने मोती को देखा, फिर हीरा को। उसकी आंखों में पहली बार जल्दबाजी थी। काम वहीं रोक दिया गया। मोती को गौशाला तक धीरे धीरे लाया गया। उसकी चाल अब बहुत सावधान थी। हीरा उसके साथ साथ चला, एक कदम भी अलग नहीं रखा। उस दिन शाम जल्दी उतर आई। गौशाला में अंधेरा पहले से गाढ़ा था। मोती लेट गया। ये कोई साधारण लेटना नहीं था। उसने अपना शरीर पूरी तरह मिट्टी को सौंप दिया। हीरा कुछ देर खड़ा रहा, फिर धीरे से उसके पास बैठ गया। रात में मोती ने भूसा नहीं खाया, पानी भी बस होंठ भिगोने जितना। हीरा पूरी रात जागता रहा। वो मोती की सांसें गिनता नहीं था, बस सुनता था। हर सांस थोड़ी भारी थी, पर चल रही थी। सुबह नया आदमी खामोशी से आया। उसने मोती को देखा, कुछ कहा नहीं। उस दिन काम नहीं हुआ। ये पहला दिन था जब खेत उनके बिना खामोश पड़े रहे। मोती दोपहर तक उठा नहीं। उसकी आंखें आधी खुली थीं। हीरा ने उसकी ओर देखा, फिर गौशाला के दरवाजे की ओर। उसे पुराना आंगन बहुत साफ दिखाई दे रहा था। वो जगह जहां लेटने का मतलब आराम होता था, न कि थक कर गिर जाना। ये वापसी नहीं थी, बस एक तुलना थी। शाम को मोती ने सांस और धीमी कर ली।
नया आदमी दूर खड़ा रहा। उसने पास आकर हाथ नहीं बढ़ाया। शायद वो जानता था कि अब हाथ की जरूरत नहीं। रात बहुत शांत थी। हवा धीरे धीरे गौशाला के भीतर आ जा रही थी। हीरा मोती के पास बिल्कुल सेट कर बैठा। ये साथ अब काम का नहीं था, ये अंत की शुरुआत थी। रात बीत गई थी, पर सुबह आने की कोई जल्दी नहीं थी। गौशाला के भीतर हवा वैसी ही ठहरी हुई थी जैसे किसी गहरे विचार के बीच रुक जाती है। बाहर पक्षियों की आवाजें थीं, पर भीतर केवल सांसों का उतार चढ़ाव। मोती अब बहुत कम हिलता था। उसका शरीर जैसे अपने ही भार से थक चुका हो। आंखें आधी खुली थीं, पर उनमें देखने की कोशिश नहीं थी। हीरा उसके बिल्कुल पास बैठा था। उसकी गर्दन मोती की ओर झुकी हुई थी, जैसे वो हर सांस को अपने भीतर संभाल लेना चाहता हो। ये कोई पहरा नहीं था, बस साथ था। सुबह का उजाला धीरे धीरे गौशाला के फर्श पर फैलने लगा। धूल के कण हवा में तैरते दिखे। हर चीज अपनी जगह पर थी। मोती ने हल्की सी सांस ली, फिर थोड़ी गहरी, फिर एक लंबा ठहराव। हीरा चौंका नहीं, वो बस और पास आ गया। ये ठहराव डराने वाला नहीं था। ये वैसा था जैसे कोई बहुत देर चलने के बाद रुक जाए। मोती की छाती फिर उठी, पर इस बार धीरे। नया आदमी दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ खाली थे। वो भीतर नहीं आया। उसने देखा कि हीरा अपनी नाक मोती के माथे से लगाए हुए है। कुछ देर बाद मोती की सांस फिर रुकी। इस बार वो वापस नहीं आई। गौशाला के भीतर कुछ नहीं टूटा, कोई आवाज नहीं हुई, सिर्फ एक स्थिरता और गहरी हो गई। हीरा कुछ पल वैसे ही बैठा रहा। फिर उसने हल्के से मोती को धक्का दिया। कोई प्रतिक्रिया नहीं। उसने फिर अपनी नाक मोती के गर्दन से लगाई। हवा अब भी चल रही थी, धूप अब भी फैल रही थी, पर मोती अब इन दोनों से अलग हो चुका था। हीरा धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने गौशाला के एक चक्कर में खुर घसीटे, फिर वापस आकर मोती के पास लेट गया। ये लेटना थकान का नहीं था, ये स्वीकार का था। नया आदमी अंदर आया। उसने मोती को देखा, फिर हीरा को। उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं थे, बस एक देर तक रुकी हुई नजर थी। उसने धीरे से रस्सी हीरा के पास रख दी, पर बांधी नहीं। शाम को गौशाला के बाहर कुछ लोग खड़े थे। धीमी आवाजें थीं, फिर सब शांत हो गया। मोती अब उस मिट्टी का हिस्सा था जिसे वो सालों तक खींचता रहा था। रात को हीरा खड़ा नहीं हुआ। उसने भूसा नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया। वो बस मोती की जगह देखता रहा। उस जगह पर अब खालीपन नहीं था, बस एक स्मृति टिकी हुई थी। अगली सुबह रस्सी फिर बंधी। हीरा चल पड़ा। उसकी चाल अब पहले जैसी नहीं थी, पर वो गिरी भी नहीं। हल चलने लगा, खेत फिर पलटने लगे, पर हर बार जब वो नीम के पेड़ के पास पहुंचा, उसकी गति अपने आप धीमी हो जाती। ये कोई विरोध नहीं था, ये एक आदत थी जो अब स्मृति बन चुकी थी। मोती अब कहीं नहीं था, पर उसका चलना हीरा के भीतर जारी था। ये अंत किसी शोर के साथ नहीं आया, ये चुपचाप रुक गया। शाम धीरे धीरे उतर आई थी। खेतों के ऊपर फैला आकाश हल्का सा धूसर हो गया था, जैसे दिन ने अपने सारे रंग थक कर रख दिए हों। हीरा गौशाला के कोने में खड़ा था। अब वहां दो सांसें नहीं थीं, एक ही लय थी, और वो भी अक्सर बीच में ठहर जाती थी। गांव की आवाजें अब वैसी ही थीं जैसी हमेशा रहती हैं। बैलगाड़ी की चरमराहट, दूर से आती हंसी, किसी घर में जलते चूल्हे की खड़खड़, सब कुछ चलता रहा। मोती के जाने से दुनिया रुकी नहीं। खेत अगले दिन भी जोते गए, मिट्टी फिर पलटी, फसल फिर उगी, पर हीरे के भीतर कुछ हमेशा के लिए ठहर गया। वो अब भी चलता था, काम करता था, रस्सी को मानता था, पर उसकी चाल में एक अतिरिक्त सावधानी थी, जैसे हर कदम किसी और के लिए भी रखा जा रहा हो। नीम के पेड़ के पास वो आज भी थोड़ा रुकता। कोई आदेश नहीं, कोई विरोध नहीं, बस एक स्वाभाविक ठहराव। नया आदमी अब उसे नहीं रोकता था। वो समझ गया था कि कुछ रुकावटें काम को नहीं बिगाड़ती, उसे मानवीय बना देती हैं। रात को जब हवा गौशाला में धीरे धीरे आती जाती, तो हीरा आंखें बंद कर लेता। उस अंधेरे में वो फिर दो सांसें सुनता, एक अपनी और एक जो अब सिर्फ स्मृति बन चुकी थी। ये कहानी न वफादारी की सीख देती है, न बलिदान का उपदेश। ये बस इतना याद दिलाती है
कि चुप रहने वाली जिंदगियों के भीतर भी एक पूरा संसार होता है, एक ऐसा संसार जो दिखता नहीं पर हर दिन किसी न किसी रूप में सांस लेता रहता है। मोती चला गया, पर उसका होना हीरे के हर ठहराव में जारी रहा, और शायद यही किसी रिश्ते का सबसे शांत और सबसे गहरा सच होता है। और बस यूं ही एक और लहर ने अपनी कहानी कह दी। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो कहानियों के समुंदर को सब्सक्राइब कीजिए और अगली लहर का इंतजार कीजिए, क्योंकि हर रात एक नई कहानी लेकर आती है। हाँ, शुभ रात्रि।